नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की विवादित टिप्पणी पर भारत से सबसे पहले माफी की मांग करने वाले कुवैत ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर भारत लौटाने का फैसला किया है। गिरफ्तार कर भारत वापस भेजे जा रहे लोग वे हैं जो बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुवैत में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि प्रदर्शनकारी प्रवासियों को हमेशा के लिए कुवैत घुसने से रोका जा सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कुवैत में किसी भी विदेशियों को प्रदर्शन या आंदोलन का अधिकार नहीं है। जानकार मानते हैं कि कुवैत इस तरह के फैसले से प्रवासियों के सामने एक मिसाल पेश करना चाहता है, जिससे भविष्य में देश के अंदर इस तरह की घटना ना हो। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या महज 40 से 50 के करीब थी। इतना ही नहीं, ये लोग पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इसके बावजूद कुवैत सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुवैत सरकार उन स्थानीय लोगों पर भी कार्रवाई करने वाली है जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। सोचिए, कुवैत ने कानून के आगे धर्म को तवज्जो नहीं दी। क्या भारत में मौजूदा दौर में संभव है कि कोई भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहा हो और सरकारें उनके खिलाफ एक्शन ले ले? सोचिए, अगर याद नहीं आ रहा हो तो गूगल कर लीजिए और देखिए कि दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन झांकी के नाम पर क्या हुआ था और हिंसक प्रदर्शन होने पर कार्रवाई हुई तो किन के खिलाफ? क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अब वह हुनर है जिससे वह कपड़ों से पहचान लेती है कि आग लगाने वाले लोग कौन हैं। सोचिए, यह वही कतर है जिसने विवादित बयान की जानकारी मिलते ही बिना विलंब किए, बिना किसी की परवाह किए भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और आधिकारिक विरोध नोट सौंपते हुए पैगंबर के खिलाफ भाजपा नेता की टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज किया और बयान की निंदा की। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने अलग से बयान जारी कर कहा कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। यानी धर्म पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इस नाम पर राजनीति करने वाले को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुवैत भारत के सबसे पुराने सहयोगी देशों में से एक है। भारत का यहाँ के शाही परिवार से ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुवैत भारत को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश था। भारत अपनी जरूरत के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुवैत से लेता है। कुवैत में काम करने वाले भारतीयों की कुल संख्या 4 से 4.5 लाख के करीब है। भारत को इनसे 5.5% विदेशी मुद्रा मिलता है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए 2 गेस्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा साहब और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी। संक्षेप में कहूं तो दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में विद्वान हैं और गहरी जानकारी रखते हैं। पहले तो आप दोनों को नमस्कार। कमर सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कुवैत ने जिस तरह से आपने देखा कि पैगंबर साहब का जैसे ही बयान आता है बिना विलंब किए तुरंत तलब करते हैं और कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जो इस पर माफी मांगेगी और इसकी निंदा करेगी। उसके बाद जब वहां विरोध प्रदर्शन होता है इतने दिनों के बाद, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेती है और उनको अभी देश निकाला किया जा रहा है, देश से बाहर निकाला जा रहा है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि उनको अब कुवैत वापसी भी मुश्किल हो जाएगी। कुवैत सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि कुवैत सरकार ने फौरन भारतीय राजदूत को बुलाया, स्टेटमेंट दिया, खंडन किया। उसकी वजह ये थी कि उसको लग रहा था कि वहाँ पे माहौल बिगड़ रहा है, जनता में आक्रोश है, तो उसको कम करने के लिए उन्हीं ने स्वयं ही स्टेटमेंट ले लिया। दूसरी तरफ ये है कि कुवैत में कोई बहुत वैसी डेमोक्रेसी तो है नहीं जैसी भारत में है या यूरोप में है या दूसरे देशों में है। डेमोक्रेसी उनके यहाँ लिमिटेड डेमोक्रेसी है और वो धरना प्रदर्शन इस किस्म की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। अपने लोगों में भी वो नहीं उनके यहाँ होता इस किस्म की चीज़ें। उनके यहाँ हालांकि लिमिटेड डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, उसके बराबर इजलास होता रहता है। वहाँ पे काफ़ी ज्वलन मुद्दों पे भी बातचीत होती है मजलिस के अंदर,
उसके अंदर। लेकिन ये है कि वो आम जनता स्ट्रीट पे इस तरह की बातें नहीं करते, जैसे आपकी ने रिपोर्ट में भी बताया। वो ये समझते हैं कि अगर ये सब शुरू हो जाएगा तो फिर लोकल लोग भी ज्वाइन करेंगे और वो मसला बढ़ जाएंगे। वो उसको डिस्करेज करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात ये भी है कि भारत से कुवैत के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। सन 61 तक भारत की जो करेंसी थी, रुपया, वहाँ चलता था। फिर उसके बाद ये भी है कि हमारा उनके साथ लगभग 4% के करीब तेल हमारा वहीं से आता है। और अभी जो उनके यहाँ से रिमिटेंसेस हैं वो भी तकरीबन $4 बिलियन की हैं, और 6 बिलियन, तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख और 5 लाख के बीच में। सही फिगर इस वक्त मालूम नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग वापस आ गए हैं। लेकिन 4-5 लाख लोग हैं। इससे पहले 10 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग रहते थे। मेरा ख्याल है दोबारा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी आने वाले समय में, तो फिर 8-10 लाख के करीब हो जाएंगे। भारतीय वर्कर्स का वो वहाँ पे बहुत आदर और सम्मान है, और वो समझते हैं कि ये बड़े डिसिप्लिन हैं, काम करते हैं, और धर्म का भी इस्तेमाल नहीं करते, और वापस चले जाते हैं पैसा कमा के। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, इसमें कई देशों के लोग थे। ज़्यादातर जो थे पाकिस्तानी और बांग्लादेश के भी थे, कुछ भारतीय मूल के भी लोग थे, और बड़ी संख्या नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद इन्हीं ने ये एक्शन लिया है, और ये बहुत सख्त एक्शन लेने के कायल है। और यह भी है कि इनके यहाँ हमारा बायलैटरल ट्रेड भी तकरीबन 8 बिलियन 7 बिलियन के इनके साथ रहता है। कम, आजकल लेटेस्ट फिगर नहीं अवेलेबल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत पुराना मित्र देश है, और भारत के संबंध उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ हैं। कुछ मसलों पे ज़रूर पिछले समय से हम देख रहे हैं कुवैत ने टिप्पणी की है, मगर ये ऐसे कोई ख़ास नहीं है। रिलेशन लगातार बढ़ते ही नज़र आते हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हमारे उनसे साथ रिश्ते और बड़े होंगे। अब ये है कि अभी तक वर्किंग क्लास के लोग ज़्यादा थे, लेकिन अब ये है कि वाइट कॉलर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इस किस्म के लोग काफ़ी मात्रा में कुवैत भी जा रहे हैं दूसरे क्षेत्रों के अलावा। ये पूरा जो गल्फ क्षेत्र है ये भारत से करीब है, और भारत के इसके साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं, सिविलाइजेशनल टाइज भी हम उन्हें कहते हैं। और इनके साथ हमारा काफ़ी समय से रिश्ते चले आ रहे हैं। इस्लाम आने से पहले से रिश्ते हैं, और वो लगातार हम देखते हैं आज़ादी के बाद से बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। नीरजा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह कुवैत में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में नारे लगा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सर ने बताया कि ये इसलिए किया जा रहा है सो दैट कि वहां पे हालात ना बिगड़े। क्या मौजूदा दौर में आपको लगता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जो अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो माहौल ना बिगड़े, ऐसा सोचकर भारत सरकार इस तरह की सख्ती दिखा सकती है? देखिए, जब वहाँ इतने प्रदर्शन हुआ, इतने खाड़ी के देशों में, कुवैत में भी हुआ, और भारतीय जो गुड्स हैं उनको बहिष्कार करने की भी बात की, कुछ मॉल्स में चीज़ों को हटा भी दिया गया, और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। अपने जो वक्ता थे जिन्होंने ये रिमार्क्स किए थे पैगंबर के खिलाफ, तो तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया, और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया, क्योंकि और देशों में लोगों को ठेस पहुंची थी और बुरा लगा था। और वो ठीक, बिल्कुल सही कदम था कि सरकार ने ये किया, क्योंकि हमारे संबंध बहुत, जैसा कहा गया है, बहुत पुराने हैं, और दोस्ती के संबंध रहे हैं, रिश्तों के संबंध रहे हैं, ट्रेड के हैं। हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, आज से नहीं, बहुत वर्षों से ये रहा है उन मुल्कों के साथ। तो अब उनका ये कहना क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया है तो हम उनको वापस उनके देश भेज देंगे, ये स्पष्ट नहीं है कितने उसमें भारतीय हैं, कितने और देशों के लोग हैं जिन्होंने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसमें कुल जो संख्या बताई गई है वो 40 से 50 बताई गई है। इसमें कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, यानी ये संख्या बहुत कम है। तो बहुत कम है। भारतीय आप कह रहे हैं, उसमें संख्या उनकी बहुत कम है।
ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, उनको वापस भेजने की बात है। लेकिन एक संदेश भी है कि हमारे देश में प्रोटेस्ट नहीं होगा, और होगा जो करेगा तो फिर वो अपने देश वापस जाएगा। तो वो उनका रूल है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते इतना बवाल हुआ जिसको ठंडा करने की कोशिश की जा रही है ताकि रिश्तों में दरार नहीं पड़े। लेकिन एक अजीब लगता है, मुझे तो खैर अजीब ही लगता है कि प्रोटेस्ट करना भी, अपनी बात को सामने रखना भी जायज नहीं माना जाए और उसकी वजह से इतना बड़ा कदम ले लिया जाए कि वापस लोगों को उनके देश भेज दिया जाए। खैर वो उस देश की अपनी पॉलिसी है, उनको फ्रीडम है, और वो जो वहां से, यहाँ से और देशों से वहां जाके बसता है या काम करता है, उनको ये कंडीशन सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो वहां रहना चाहते हैं। जी कमर सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो फैसला लिया गया है, क्या सिर्फ इसे पुरानी ऐतिहासिक संबंध की वजह से ही कहा जाए, वहां के कानून की वजह से ही कहा जाए, या फिर हो सकता है कुछ दिनों में आपको ऐसा बयान सुनने को मिले जो बीजेपी समर्थक है वो ऐसे दावे करें कि ये पीएम मोदी की प्रसिद्धि की वजह से ऐसा हुआ है? तो क्या वाकई पीएम मोदी की प्रसिद्धि का भी कोई हाथ है, या जो भारत और कुवैत के बीच पुराने संबंध रहे हैं ये सबसे बड़ी वजह? देखिए, दोनों चीजें हैं। हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, जैसे अभी नीरजा जी बता रही थी, और ये कोई आज के संबंध नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इस्लाम के आने से पहले से इस क्षेत्र में कारोबार चल रहा था और आना जाना लगा हुआ था पूरे क्षेत्र से। और फिर उसके बाद ये भी था कि कई चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्वयं इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पर्सनल रिश्ते उन्हीं ने बनाए हैं। सऊदी अरेबिया ने तो उनको वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया है, यूएई ने भी दिया है, और बहुत से देशों ने उनको खाड़ी के सम्मानित किया है। और कुवैत में सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत जो है स्वयं नहीं चाहता कि किसी तरह का धरना प्रदर्शन। उनके यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई तो फिर उनकी लोकल लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, उसी बात को दोबारा कह रहे हैं। वो अपने यहाँ, उनके यहाँ देखिए लिमिटेड डेमोक्रेसी है, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है इस तरीके से जैसे कि भारत में है कि आप धरना प्रदर्शन ये सब कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ लिख सकते हैं अखबारों में। लेकिन उनके यहाँ उतनी ही आज़ादी है जितनी सरकार देती है, उसके ऊपर होता है। और वैसे पार्लियामेंट में उनके यहाँ काफ़ी अच्छी बहस होती है, सरकार को वो लोग खूब क्रिटिसाइज करते हैं और वहाँ पे एक्शन भी लिया जाता है। उनके यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो बाहर वालों को तो बिल्कुल नहीं चाहते कि इसी किस्म का करें, इसलिए कि उनके यहाँ काम करने वाले जो बाहर के मुल्क के लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। मतलब इन देशों में बहुत से देश ऐसे हैं जिसके अंदर लोकल पॉपुलेशन काफ़ी कम है, और जो बाहर से आए हुए काम करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है लोकल वालों से। अगर इस तरह से हालात बिगड़े तो उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको वो कंट्रोल कर सके, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई ऐसा मौका मिले लोगों को कि जिससे वहाँ पे हालात बिगड़े। फिर दूसरी बात ये है कि उनको आईएसएस और अलकायदा से भी डर लगा रहता है, ये भी काफ़ी सक्रिय है इस पूरे क्षेत्र में, और उनको डर लगता है कि कहीं अगर ज़रा भी हालात बिगड़ते हैं तो इस तरह के तत्व, आतंकवादी तत्व भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए वो काफ़ी सख्ती करते हैं, जो वहाँ पे लोग आते हैं, अच्छी सैलरीज देते हैं, लोग काम करते हैं, और भारत के लोगों को वो बहुत पसंद करते हैं क्योंकि भारत के लोग वहाँ की पॉलिटिक्स या वहाँ के राजनीति में बिल्कुल दखल नहीं देते, तो इस वजह से भारत के लोगों को वो काफ़ी पसंद करते हैं और एक अच्छा वर्कर मानते हैं। ये बात मुझसे स्वयं वहाँ के विदेश मंत्री ने आज से कुछ साल पहले बताई थी। सर, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि जब विदेशी मतलब किसी दूसरे देश के साथ संबंध की बात होती है तो मुख्यतः क्या जो वहाँ का लीडरशिप है, वहाँ का नेतृत्व है, उस पर डिपेंड करता है, या फिर आप दोनों देश के बीच व्यापारिक ताल्लुकात जो है वो कितने मजबूत हैं
कितना आप आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ज्यादा बड़ा क्या होता है? देखिए, ज्यादातर तो इकोनॉमिक इश्यूज आजकल डोमिनेट करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की का दौर है, इसमें तो पॉलिटिक्स भी काफी पीछे हो गई है, इकोनॉमिक्स सबसे आगे आ गई है। भारत उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है वहां से, और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी बहुत सी चीजें होती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उन्हीं के फेवर में है, और इस वजह से भारत काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सभी देशों में। और फिर यही नहीं, फिर बड़ी संख्या में 5 to 6 लाख इंडियन भी वहाँ पे काम करते हैं, जो उनके यहाँ के डेवलपमेंट में जिनका बड़ा योगदान है। ये सब चीजें तो तीसरी चीज जो होती है कि लीडरशिप किस तरीके से डील कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना स्वयं वहाँ के लीडरों से, पूरे खाड़ी के देशों के लीडर से अपने संबंध बनाए, जाति संबंध बनाए। और एक वजह और भी है, जब से भारत तेल खरीद रहा है इन देशों से, हमारे यहाँ तेल का कंजम्पशन बढ़ा है। ये सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, कतर हो, इवन हम जो कि काफी बड़ी संख्या में गैस की सप्लाई करता है भारत को, नेचुरल गैस। तो इस तरह से उसके बड़ा संबंध, ये उसका मानना ये है कि भारत जो है एक बड़ा मार्केट, इन सभी देश का मानना ये है कि बड़ा मार्केट के रूप में इमर्ज कर रहा है। और वो इनके संबंध जो जैसे पाकिस्तान के साथ पहले बने घनिष्ठ थे, अब वो घनिष्ठता नहीं नजर आती। अब वो देख रहे हैं, बल्कि इस तरह की भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है प्रॉब्लम बन चुका है, वहाँ के ऊपर न तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई फायदा हो रहा है, और न ही कोई मार्केट उनको नजर आता है, और उनकी इकोनॉमी काफी हद तक कमजोर हो चुकी है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं। वो बार बार खाड़ी के देशों से उधार मांगते रहते हैं। तो इस वजह से उनके संबंध इस समय जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उन सभी देशों ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है। और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा कि इस्लामिक कंट्री ने एक सुर में भारत में जो कुछ हुआ उसको लेकर विरोध जताया, आने वाले समय में आप बाकी के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और भारत के संबंध को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा भारत के संबंध जो है इस्लामिक देशों से बहुत घनिष्ठ है। ये कोई आज के नहीं है। जब कॉलोनियल पीरियड था उस समय भी भारत, उस समय के जो नेशनल मूवमेंट था भारत का, उसने रिश्ते इन लोगों के साथ जोड़ा। और फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि इन मुल्कों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। फिर उसके अलावा ये जब आज़ाद हो गए तो इनके डेवलपमेंट के काम में ये सभी देश जितने भी थे नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बने, और उसके बाद लगातार संबंध बनते चले गए। हमारे भारतीय कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे क्षेत्र में और दूसरे अरब देशों में डेवलपमेंट के लिए। और फिर उसके अलावा ये भी है, भारतीय मूल के लोग भी वहाँ पे बड़ी संख्या में काम करते हैं। और भारत इसके अलावा भी जो इसमें लीस्ट डेवलप्ड नेशन है या कम, या इनकी जो समस्याएं होती हैं उनको हमेशा यूनाइटेड नेशन के पटल पे भी रखता है, उनकी समस्याओं को, और हर तरह से मदद करने की। बाद में अब जब पैंडेमिक आया, खासतौर से कोरोना काल में भी हमने देखा भारत ने काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको टीके भी सप्लाई किए इन देशों को। और इस तरह से हमेशा एक रिश्ते, कंटिन्यूअस रिश्ते बने हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि भारत की पॉलिसी बहुत सेकुलर पॉलिसी मानी जाती है। भारत हमेशा से यहाँ के ऊपर रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको मानते हैं। और फिर ये भी है कि भारत को वो एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। सभी देश चाहते हैं कि भारत जैसे हो, खासतौर से वहाँ की जनता जो है वो चाहती है। हालांकि अधिकतर देशों में आर्मी बैक्ड रिजीम्स हैं और डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आम जनता में भी भारत की, हालांकि पिछले कुछ समय से थोड़ी सी समस्याएं भी हमको नज़र आ रही हैं, खासतौर से जब से कुछ ऐसे लॉस पास हुए या कुछ ऐसी स्टेप उठाए गए जिससे कि, हालांकि जिनको कहा जाता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट है, उसके चलते हुए कुछ देशों में चिंताएं भी बनी हैं। और फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कमेंट आया, उससे एक बहुत शॉक वेव पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैल गई, इसलिए कि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रूलिंग पार्टी के
की जो प्रवक्ता हैं वो इस तरह की बात करेंगी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उनको फौरन पार्टी से निकाल दिया गया और उन लोगों के एक्शन लिए गए, केस भी दर्ज हो गया है और अब जल्दी ही कार्रवाई भी इस पे शुरू हो जाएगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छे वहाँ पे एक फिजा बनी है दोबारा से। अब देखना ये है कि आगे कैसा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक जो हैं वो समझ पाए होंगे कि विदेश नीति हमारे लिए क्यों जरूरी है और बाकी कंट्री के साथ संबंध बेहतर बनाए रखना क्यों जरूरी है, जो मौजूदा हालात हैं उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, जिससे कि बाकी के देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कारोबार आयात और निर्यात का अच्छा चलता रहे। बाकी कोई भी देश हो अगर वहां पे अशांति है तो उसका नुकसान भी सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पे ही होता है। कुवैत जैसा देश जहां की डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं के बराबर है, वो भी इस बात को समझता है। भारत को भी समझने की जरूरत है कि आप विकास के रास्ते पर कितने भी आगे तेजी से बढ़ रहे हों, अगर आपके देश में अशांति है तो वो आपको तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।